जय भारत एंड हेलो डियर अद्वैतियंस, वेलकम टू अद्वैत अचीवर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में एंड सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। सो नाउ फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेकेंडली कितने टाइप्स ऑफ इमेजेस होती हैं और वो कैसे फॉर्म होती हैं, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, सो क्या होता है रिफ्लेक्शन? सो व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, अ पार्ट ऑफ लाइट रे बाउंस बैक टू द फर्स्ट मीडियम। मतलब मान लीजिए कि लाइट रे किसी 2 मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो अगर वो लाइट रे जब किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है और वहां से बाउंस बैक होके जिस मीडियम में से आया है उसी मीडियम में अगर वापस चला जा रहा है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नाउ फ्रेंड्स, हमने ये डिस्कस किया था पहले कि लाइट रे जो है वो भी वन टाइप ऑफ एनर्जी ही है। ओके, और हमने फर्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि मीडियम जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ओपेक मीडियम, सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एंड थर्ड इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, सो हमारा लाइट रे किस मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है उससे भी डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, हमने सेकंड लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जब लाइट रे किसी 2 मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा तो वहां पे 3 फिनोमिनास होंगे। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। ओके, तो यहाँ पे लाइट रे किस मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना पार्ट ऑफ लाइट रे जो है वो बाउंस बैक करेगा। ओके, अब जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हमारा लाइट रे जो है वो किसी ओपेक मीडियम के ऊपर ही इंसिडेंट हो रहा है। अगर ओपेक मीडियम नहीं है तो क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो लाइट रे है वो किसी ओपेक मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है और मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी जो है वो वहां से बाउंस बैक हो रही है, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि हमारे पास यहाँ पे एक ओपेक सरफेस है, एक शाइनिंग सरफेस है। शाइनिंग सरफेस का मतलब होगा बहुत ही स्मूथ सरफेस होगा, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा। नाउ जब इस सरफेस के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट होगा तो जिस मीडियम में से हमारा लाइट रे आ रहा है उसी मीडियम में लाइट रे जो है वो बाउंस बैक करके जा रहा है, तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ फ्रेंड्स, जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है हम वो समझते हैं। सो इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सच दैट द रिफ्लेक्टेड रेज आल्सो फॉर्म a parallel beam of light, then such a reflection is known as regular reflection। क्या बोला गया है फ्रेंड्स? जब किसी सरफेस के ऊपर एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा? जिसमें मोर देन 1 लाइट रेस होंगे। एक बंडल ऑफ लाइट रेस जो होगा उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट रे, जिसमें मोर देन 1 लाइट रेस होंगे। तो मान लीजिए कि इस जो हमारे पास यहाँ पे शाइनिंग सरफेस है उसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है। अब जो इंसिडेंट होने वाला बीम ऑफ लाइट है उसमें जो लाइट रेज हैं वो अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसा है, और अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए यहाँ पर इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है उसमें जो लाइट रेज हैं अगर वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट में जितने भी लाइट रेज हैं वो सारे लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा तो यहाँ पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है उसमें जितने भी लाइट रेज हैं वो सारे लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें जो बीम ऑफ लाइट रे है उसमें जितने भी लाइट रेस हैं वो सारे लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल है, एज वेल एज वो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, सो जो फ्रेंड्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसको कई बार डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। उसको कई बार डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं। ओके, सो इफ
अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सच दैट द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक रफ सरफेस है, ओके तो जब रफ सरफेस के ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है उसमें जितने भी लाइट रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन जब लाइट रे या फिर बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो एक दूसरे के अगर पैरेलल नहीं है तो उस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें जितने भी लाइट रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एज वेल एज जितने भी लाइट रेज हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो फ्रेंड्स उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं अगेन, लेकिन एक बात को आपको याद रखना है कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो ऑलवेज शाइनिंग सरफेस, स्मूथ सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर ही होगा, और अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो ऑलवेज रफ सरफेस के ऊपर से ही होगा। ओके चलिए आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। ओके सो उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज समझना पड़ेगा। फर्स्ट मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके अगेन यही समझना है कि एक ऑपेक मीडियम है। अब इसके ऊपर एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, जो इंसिडेंट हो रहा है लाइट रे उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ओके अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ फ्रेंड्स क्योंकि लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ पे एक ऑपेक मीडियम है तो वो लाइट रे वहां से क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, और बाउंस बैक करेगा तो वो रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके अब जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये है, उससे पहले समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उससे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। आई होप आपको ये पता होगा कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है। जो भी कोई सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट से अगर हम एक 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके अब समझते हैं कि हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इट इज एन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस। क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस, दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको फ्रेंड्स हम आई से डिनोट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब अगेन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस, दोनों के बीच का जो एंगल होगा फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स वो है ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे, या फिर बोलिए कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड लास्ट आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, लास्ट क्या होगा, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जी आई से डिनोट करते हैं, एंड ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम जी आर से डिनोट करते हैं, इसको याद रखिएगा। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके सो ये जो हमने यहाँ पे बनाया था वो तो एज इट इज है। अब जो फर्स्ट लॉ है वो ये है दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके जब भी कभी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई is always equal to angle of reflection that is r, तो हम बोल सकते हैं that I is always equal to r। ओके फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक बात को समझना है फ्रेंड्स, हमारे पास स्मूथ सरफेस है कि रफ सरफेस है।
रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई भी केस हो, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर केस में ट्रू है। ओके, सो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, दोनों केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगा। सेकेंड लॉ है फ्रेंड्स, द इंसिडेंट रे, ये वाला, द रिफ्लेक्टेड रे, दिस रे एंड नॉर्मल हियर all lies in the same plane. Okay, angle of incidence, angle of reflection, incident ray, reflected ray and normal, जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक ही प्लेन के अंदर होंगी। ओके, तो ये जो दो लॉज हैं फ्रेंड्स वो आपको ऑलवेज याद रखने हैं रिफ्लेक्शन के लिए। क्लियर? अब फ्रेंड्स आगे हम ये डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास अगर एक स्मूथ सरफेस है या फिर अगर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है तो उसके ऊपर से हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल जो ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट से अगर हम एक 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बन जाएगा उसका नॉर्मल। ओके, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक कर्व सरफेस है, ठीक है, समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक कर्व सरफेस है। ओके, अगेन ये भी एक ऑपेक मीडियम ही है, तो जब इसके ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, तो वो जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा अगर हमें जानना है तो कैसे जान पाएंगे हम? बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है तो अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो उससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता चल जाएगा और उससे हमें रिफ्लेक्टेड रे पता चल जाएगा। ओके, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कर्व सरफेस है तो उससे हम सीधा नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो कर्व सरफेस है, देखिए वो पूरा कर्व सरफेस ही छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ होगा, तो हमारा लाइट रे जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट रे मान लीजिए कि इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, अब मुझे वहां से अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब टेंजेंट क्या होता है फ्रेंड्स आपको पता होगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो जिस पॉइंट के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट से मुझे सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट बेसिकली कर्व सरफेस को किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। टेंजेंट कर्व सरफेस के किसी भी एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। तो जो हमारा टेंजेंट होगा फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेंजेंट से मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूं। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस से 90 डिग्री के ऊपर ड्रॉ किया गया एक लाइन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कर्व सरफेस है, तो मैंने क्या किया, हम यहाँ पे ये समझते हैं कि हमारा जो पूरा कर्व सरफेस है वो छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ होगा। तो जिस पॉइंट के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट से मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मेरे पास यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस मिल गया मुझे। अब जिस पॉइंट के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है वहां पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो एंगल बनेगा बेसिकली टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, अब सिंपल बात है फ्रेंड्स, ये मेरे पास नॉर्मल तो मिल गया है, तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल फाइंड करूंगा। मान लीजिए कि ये जो एंगल है वो 35 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 35 डिग्री, उतना ही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा, 35 डिग्री। क्लियर? तो अगर कर्व सरफेस है फ्रेंड्स तो हम इस तरीके से उसके लिए नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एज वेल एज रिफ्लेक्टेड एंगल फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक और यहाँ पे कर्व सरफेस है, अब इसके ऊपर एक लाइट रे अगेन इंसिडेंट हो रहा है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि हमारा जो लाइट रे है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट नहीं हो रहा है, कर्व सरफेस से किसी एक पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। ओके, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो इंसिडेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब अगर मुझे ये फाइंड करना है कि यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर टेंजेंट से मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब वहां से मुझे एक 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मेरा इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। ओके,
मुझे आई पता चल गया है, तो जितना आई का वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा, आर का वैल्यू होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू उतना ही होगा। तो जितना वैल्यू आई का होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा, जिसको हम आर बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? और जितना ये एंगल होगा उतने ही एंगल पर हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जाएगा, रिफ्लेक्ट करते हुए। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, सो अगर कर्व सरफेस है तो हम इस तरीके से नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको ये बताया था कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, लाइट रे जो है वो किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल ही रहते हैं। मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है या फिर रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसको समझने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है। अब अगेन फ्रेंड्स, ये जो पूरा स्मूथ सरफेस है वो भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट से बना हुआ होगा। ओके, तो मान लीजिए ये सारे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स से पूरा सरफेस जो है बना हुआ है। ओके, अब क्योंकि ये तो एक फ्लैट सरफेस है, तो वहां से मुझे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा मैं वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो हर एक पॉइंट का ये बन गया फ्रेंड्स नॉर्मल। ओके, अब इसके ऊपर मान लीजिए कि लाइट रेज जो है वो इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। अब जो हमारा इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट से जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है फ्रेंड्स वो 90 डिग्री के ऊपर है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है, तो अगर ये 4 रेज हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं, ये रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, रे नंबर 4। ओके, तो फर्स्ट जो रे है फ्रेंड्स उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं I1, इंसिडेंट एंगल 1। सेकेंड जो लाइट रे है उसका जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ उसको हम बोलते हैं, मान लीजिए I2। अगेन थर्ड जो लाइट रे है उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं I3। एंड फोर्थ जो लाइट रे है उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं I4। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारे नॉर्मल है, सारे 90 डिग्री के ऊपर है, और ये जो हमारा इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट जो है वो भी एक दूसरे के पैरेलल है, उसका मतलब ये होगा दैट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4। मतलब जितने भी लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं उन सबके जो इंसिडेंट एंगल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। अब सीधी बात है फ्रेंड्स, अगर सबके इंसिडेंट एंगल सेम है तो सबके रिफ्लेक्टेड एंगल्स क्या होंगे, सेम ही होंगे ना। ठीक है, तो अगर ये लाइट रे जो बीम ऑफ लाइट रे है वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो सबके जो रिफ्लेक्टेड एंगल्स होंगे 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्योंकि I1 इज इक्वल टू R1 होता है फ्रेंड्स, एंड सिमिलरली I2 इज इक्वल टू R2 होता है, I3 इज इक्वल टू R3 होता है, एंड I4 इज इक्वल टू R4 होता है। तो वहां से हम ये बोल सकते हैं दैट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4। ओके, सो यहां से बात क्लियर हो रही है फ्रेंड्स कि जो हमारे रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है वो सारे एक ही डायरेक्शन में क्यों जाते हैं, क्योंकि सबका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर? तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए अब ये तो बात हो गई फ्रेंड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन की, उसमें ऐसा क्यों होता है। नाउ फ्रेंड्स एक बात को समझिएगा, कई बार क्या होता है कि जो स्टिल वाटर होता है ना उसमें जो हमें रिफ्लेक्शन दिखता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सिमिलरली जो कोई भी हाईली पॉलिश्ड सरफेस है उसके ऊपर कई बार जो हमें इमेज दिखती है वो भी होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, जनरली आप किसी रफ सरफेस के ऊपर सिंपली अगर आप वॉल के सामने खड़े रहोगे तो वॉल के सामने, वॉल के ऊपर आपको आपका फेस नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपका घर की जो टाइल है अगर वो हाईली पॉलिश्ड है तो कई बार आपको उसमें आपका फेस दिखता है, मतलब आपको कई बार उसमें से रिफ्लेक्शन दिखता है। तो वो जो फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है फ्रेंड्स कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो ऑलवेज हाईली पॉलिश्ड या फिर हाईली स्मूथ सरफेस के ऊपर से ही होगा, जैसे कि ग्लास। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
हमने ये बात डिस्कस कर ली कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं कि अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें बेसिकली होता क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक रफ सरफेस है, ठीक है, उबड़ खाबड़ एक रास्ता जैसा है, ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक रफ सरफेस है। तो जब इस रफ सरफेस के ऊपर मुझे उसके ऊपर अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो जैसा वो हमने पहले कर्व सरफेस में देखा था ऐसा ही यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस तो है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर से कुछ पॉइंट को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। पूरा जो हमारा सरफेस होगा वो भी बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉइंट से बना हुआ होगा, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को कंसिडर करते हैं। अब मैं यहाँ से सीधा 90 डिग्री के ऊपर लाइन नहीं खींच सकता क्योंकि वो नॉर्मल नहीं बनेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट के ऊपर से मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। हर पॉइंट से ऊपर से मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हर टेंजेंट से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, उसका नॉर्मल होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि इस सरफेस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो रफ सरफेस है इसके ऊपर एक लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है, सॉरी एक बीम ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। अब बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा, उसमें मोर देन वन लाइट रेस होंगे फर्स्ट, और ये जो हमारा बीम ऑफ लाइट है फ्रेंड्स वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, लेकिन जो लाइट रेस का डायरेक्शन है वो क्या है, सेम ही है, मतलब वो सारे एक दूसरे के पैरेलल है, ओके। तो अब मुझे यहां से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस होंगे फ्रेंड्स वो किस तरीके से होंगे, आप सोच सकते हो। ऑब्वियसली क्या करना होगा, मैं यहां से अगर फाइंड करूंगा तो ये जो एंगल होगा वो क्या बनेगा, मान लीजिए इसको हम बोलते हैं रे नंबर 1, फिर से इनको नाम दे देते हैं, ये हो गया रे नंबर 1, ये रे नंबर 2, रे नंबर 3 एंड रे नंबर 4, ओके। सो ये जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, I1, ओके। तो जितना I1 होगा फ्रेंड्स उतना ही R1 होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे बोलेंगे दैट I1 इज इक्वल टू R1। तो देखिए ये जो लाइट रेज है, हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वहां उसके ऊपर जो लाइट रे सेकेंड लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उसके लिए अगेन ये एक एंगल बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे 2 दैट इज I2। और यहाँ पे बात को समझिएगा फ्रेंड्स, I1 इज नॉट इक्वल टू I2, दोनों एंगल जो है वो सेम नहीं है। क्योंकि I1 एंड I2 सेम नहीं है तो इसलिए R1 एंड R2 भी सेम नहीं होंगे, मतलब I2 जो होगा उतना ही R2 होगा। हम यहां से ये बोल सकते हैं दैट I2 इज इक्वल टू R2। ये तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड रेज है फ्रेंड्स, ठीक है, उनके जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे वो दोनों सेम नहीं होंगे, तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2, क्लियर। अगेन जो थर्ड लाइट रे फ्रेंड्स उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे I3। अगेन I1 इज नॉट इक्वल टू I2 एंड I1 एंड I2 बोथ डू नॉट इक्वल टू I3, ओके। सो I3 कुछ अलग एंगल होगा, लेकिन यहाँ पे हम ये तो बोल सकते हैं दैट I3 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू R3। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हमारा बनेगा R3, क्लियर। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो तो सेम ही होंगे इंडिविजुअल लाइट रे के लिए, ठीक है। लेकिन अगर बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है और जितने लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं फ्रेंड्स वो सारे अगर एक दूसरे के पैरेलल भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रफ सरफेस है तो उसकी वजह से देखिएगा जो फोर्थ लाइट है उसमें भी सेम ही होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक रफ सरफेस है तो उसके अंदर भी जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, सेम यहाँ पे भी होगा। ये एंगल जो बनेगा वो उसको हम बोलेंगे I4 और ये एंगल जो बनेगा उसको हम बोलेंगे R4। तो अगेन हम यहाँ पे बोलेंगे दैट I4 इज इक्वल टू R4। ये तो हम यहाँ सब एक बात बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ सरफेस है कि रफ सरफेस है, दोनों के ऊपर अप्लाई होते हैं, क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ही हम किसी भी चीज को रूम में अच्छे से देख पा रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि आप रूम में इस कॉर्नर पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, तो अगर इस जो हमारे पास बुक्स पड़ी हुई हैं उनके ऊपर अगर लाइट रेज कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गए इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट और वो एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन जो हमारी बुक होगी फ्रेंड्स वो एक रफ सरफेस होती है और रफ सरफेस होने की वजह से वहां से जो लाइट रे उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है वो सारी लाइट रे हर डायरेक्शन के अंदर फैल जाती हैं
उसी की वजह से आप किसी भी कॉर्नर से उसको देख पाओगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो तीनों जो लाइट रेज है फ्रेंड्स वो इस तरीके से चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस कॉर्नर में कहीं खड़े हैं तो शायद आपको बुक्स दिख सकती हैं, अदर्स आपको बुक्स नहीं दिखेगी। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको बुक्स नहीं दिखेगी। लेकिन क्योंकि बुक जो है फ्रेंड्स उसकी जो सरफेस होती है, इवन बुक है, टेबल है, जितनी भी चीजें आप यहाँ पे दिख रहे हो, मोस्ट ऑफ द चीज जो हमारे सराउंडिंग में होती है फ्रेंड्स वो सारी रफ सरफेसेस होती हैं और उनके ऊपर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो ऑलवेज इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो लाइट रेज है वो बहुत सारी हर कॉर्नर के ऊपर फैल जाएगी, ठीक है, हर डायरेक्शन में फैल जाएगी वो लाइट रेज, और उसी की वजह से आप किसी भी कॉर्नर से आपके कमरे में जो कुछ चीजें रखी हुई हैं वो आप देख पाते हो, ठीक है। सो ये हो गया रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन का रीजन कि उसमें जो डायरेक्शन ऑफ लाइट रे है वो चेंज क्यों होती है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ इमेजेस, मतलब कितने टाइप्स की इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब इमेज क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए बेसिकली आपने मिरर में अपनी इमेज ऑलवेज देखी है, ठीक है। अब वो जो इमेज होती है फ्रेंड्स वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है रियल इमेजेस एंड सेकंड इज वर्चुअल इमेजेस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि रियल इमेजेस कैसे बनती है। सो पहले तो रियल इमेज क्या होती है। ओके, सो व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन द इमेज सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज। मतलब जब रिफ्लेक्शन होता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर किसी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं, तो उस टाइप का रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वहां से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलते हैं रियल इमेजेस। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बेसिकली हमारे पास ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। लेकिन कॉन्केव मिरर कैसे फॉर्म होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझिए कि हमारे पास यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है, लेकिन कर्व सरफेस है, कर्व्ड है लेकिन वो बहुत स्मूथ सरफेस है। तो उसके सामने यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लीजिए हम बोलते हैं पॉइंट ए। तो इस पॉइंट से मान लीजिए कि कुछ लाइट रेज जो है वो इस मिरर के ऊपर या फिर इस स्मूथ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं। बेसिकली फ्रेंड्स समझिएगा कि अगर हमें कभी भी इमेज का फॉर्मेशन करना है, जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब भी हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 लाइट रेज का रिक्वायरमेंट होगा। ये जो हमारा पॉइंट ए है वो कोई सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकता है और कोई नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकता है। अब ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, अगेन फ्रेंड्स वो चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको रिफर कर लीजिए, उससे क्या होगा आपका बेसिक फंडा सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स ये ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे थाउजेंड्स ऑफ लाइट यहाँ से निकलने वाली है, और अगर इवन ये नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है उस केस में भी कहीं ना कहीं तो सोर्स होगा, वहां से तो लाइट रेज जो है इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक पॉइंट के ऊपर से थाउजेंड्स ऑफ लाइट रेज फ्रेंड्स ऑलवेज निकलती हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें सिर्फ 2 ही लाइट रेज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमें जो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन में करना है वो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। हमारी कन्वीनियंसी के लिए हम सिर्फ 2 लाइट रेज ले रहे हैं, इससे ज्यादा भी लाइट रेज हम ले सकते हैं। तो अभी ये समझिए कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, वहां से एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। जब लाइट रे इंसिडेंट होगा, यहाँ पे एक ऑपेक मीडियम है और स्मूथ सरफेस है, तो वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो मान लीजिए कि जो लाइट रेज है वो वहां से रिफ्लेक्ट करके ऐसे आ रहा है। अगेन ये जो इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे हैं, दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। मतलब अगर इस पॉइंट से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, पहले हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उससे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, और दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। क्लियर? तो ये रे नंबर 1 जो इंसिडेंट हो रहा है और ये रे नंबर 1 जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अगेन इसके ऊपर मान लीजिए एक सेकंड लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन किसी और पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो वो लाइट रे भी क्या करेगा फ्रेंड्स, वहां से रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि जो हमारा पॉइंट ए है उसमें से निकलने वाले 2 लाइट रेज जो हैं वो सामने एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, और वो 2 लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे R1 है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे R2 है। तो ये जो दोनों लाइट रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो फ्रेंड्स इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं रियल इमेजेस, जिसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, एक्चुअल में मीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए रियल इमेजेस कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में।
अब उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है या फिर जो रियल इमेजेस होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है फ्रेंड्स वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अ रियल इमेज कैन बी कॉट ऑन द स्क्रीन सिंस इट इज फॉर्म बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज। मतलब जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्चुअल में मीट करते हैं तो उस टाइप की जो इमेज होती है फ्रेंड्स इसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर पाएंगे। स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करना मतलब देखिए, अगर आप वॉल के सामने खड़े हैं तो आपको कभी भी आपका फेस का इमेज जो है वो वॉल के ऊपर नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको आपका इमेज मिरर के अंदर दिखेगा। तो अगर रियल इमेज है, अगर रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको आप स्क्रीन के ऊपर मतलब वॉल के ऊपर ऑब्टेन कर पाएंगे। उसका एग्जांपल क्या होगा फ्रेंड्स? ऑब्वियसली फ्रेंड्स प्रोजेक्टर जो होते हैं, ठीक है, जो आपने आपकी स्कूल के अंदर भी कभी ना कभी प्रोजेक्टर यूज किए होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोजेक्टर होते हैं उसकी जो लाइट रेज है वो आप किसी भी वॉल के ऊपर इंसिडेंट करवा सकते हो, ठीक है, और उसको आप देख सकते हो। सिमिलरली फ्रेंड्स, इवन जो हम मूवीज देखते हैं थिएटर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे भी सेम होता है। अगर आप अगर नेक्स्ट टाइम मूवी देखने जाओ तो वहाँ पे ऑब्जर्व करना कि जब आप थिएटर के अंदर बैठे हो तो मूवी स्टार्ट होने के बाद थोड़ा पीछे देखना तो आप देखोगे कि थोड़ा ऊपर एक छोटा सा बॉक्स होता है और उस बॉक्स में से बहुत सारे लाइट जो इंसिडेंट हो रही हैं। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बहुत सारी लाइटें जो निकल रही हैं वो आपके सामने जो स्क्रीन है, जो वाइड स्क्रीन है, ठीक है, उसके ऊपर इंसिडेंट होती है। तो हम जो रियल इमेजेस होती है फ्रेंड्स उसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर पाते हैं, फर्स्ट। सेकंड फ्रेंड्स, जो स्क्रीन के ऊपर जब हम ऑब्टेन करते हैं तो वहाँ पे से जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ पर्सन्स को ही वहाँ पे मूवी जो है दिखेगी, बाकी सबको नहीं दिखेगी। तो जो फ्रेंड्स वो स्क्रीन होता है जिसके ऊपर आप मूवी देख रहे हो, वो स्क्रीन जो होता है वो भी क्या होता है, रफ सरफेस होता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंसिडेंट होने वाले लाइट रेज हैं जो एक छोटे से बॉक्स में जो निकल रहे हैं वो सारे लाइट रेज जो है वो हर डायरेक्शन के अंदर फैल जाएंगे और हर एक पर्सन जो है फ्रेंड्स वो मूवी को एंजॉय कर पाएगा। ओके, तो रियल इमेजेस होती है फ्रेंड्स उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाते हैं। क्लियर? उसका एग्जांपल क्या है? प्रोजेक्टर। नेक्स्ट, अ रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इसको याद रखिएगा, जो रियल इमेजेस होती है फ्रेंड्स वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि सर मूवी में हम कैसे देख पाते हैं फ्रेंड्स, मूवी में जो चीज़ जो दिखता है हम वो कैसे देख पाते हैं? तो क्लियर बात है फ्रेंड्स, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मुझे उसका इमेज ऐसा ही चाहिए और रियल इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा रख दूंगा। प्रोजेक्टर के ऊपर जिस चीज़ को मतलब जो फिल्म वो लोग लगाते हैं उसको वो लोग ऐसे उल्टा रख देते हैं, तो उसका इमेज आपको कैसे दिखने वाला है, ऐसे सीधे दिखेगा। क्लियर? लेकिन इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर रियल इमेज होगा तो वो ऑलवेज इन्वर्टेड ही होगा। नेक्स्ट इज, अ रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जेंट रिफ्लेक्टेड बीम। सॉरी, ठीक है, मतलब अगर रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है फ्रेंड्स वो क्या होंगे, ऑलवेज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होंगे। अगेन फ्रेंड्स, आपको एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है वो नहीं पता है तो आप जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स कि हमारा जो रे 1 एंड रे 2 है, सॉरी जो R1 एंड R2 है, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है, मतलब वो आगे चलते हुए एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। तो रियल इमेज का फॉर्मेशन ऑलवेज जब होता है तब जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्लियर? नेक्स्ट इज, इन रे डायग्राम्स फॉर रियल इमेजेस द रेज आर रिप्रेजेंटेड बाय फुल लाइंस, ठीक है। रे डायग्राम्स क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर, ठीक है, किसी भी टाइप का अगर मिरर है या फिर किसी भी टाइप का अगर लेंस हमारे पास है, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेक्स पहने हुए हैं तो ये भी वन टाइप ऑफ लेंस ही है। तो उस लेंस से बेसिकली इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा वो हम जियोमेट्रिकली ड्रॉ करना चाहते हैं, पेपर के ऊपर ड्रॉ करके देखना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं रे डायग्राम्स। ओके, तो जब हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो जब भी हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन मतलब फुल लाइन से ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि फुल लाइन से। क्लियर? तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ इमेजेस में रियल इमेजेस के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि वर्चुअल इमेजेस क्या होती है। मैंने बताया था आपको इमेजेस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। तो जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो किस टाइप की होती हैं उनके बारे में समझते हैं। सो व्हेन द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट
द इमेज सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब जब लाइट रेस किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं और वहां से जो लाइट रेस रिफ्लेक्ट करते हैं वो हमें ये ऐसा अपीयर होता है, हमें ये ऐसा देखने में लगता है कि जो लाइट रेस हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है। हमें ऐसा सिर्फ अपीयर होगा कि लाइट रेस जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, लेकिन वो एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं। तो इस टाइप की जो इमेज का फॉर्मेशन होते हैं फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स, जो हम डेली मॉर्निंग में कॉम्बिंग करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है, तो जो भी वो काम करते हैं फ्रेंड्स वो कहाँ करते हैं, मिरर के सामने करते हैं। तो मिरर के सामने हमें जो हमारी इमेज दिखाई देती है ना फ्रेंड्स, वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज इसलिए होती है क्योंकि वहां से लाइट रे कोई आ नहीं रहे हैं, हमें ये ऐसा अपीयर होता है कि लाइट रे जो वहां से आ रहे हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। तो वर्चुअल इमेजेस क्या होती है फ्रेंड्स, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ा हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं, तो मैंने तो आपको ये बता दिया कि वो वर्चुअल इमेज होती है। तो जो मिरर होता है फ्रेंड्स, जो प्लेन मिरर होता है जो हम घर पे यूज करते हैं, उसमें बेसिकली इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो वर्चुअल इमेजेस होती है फ्रेंड्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। उसको भी समझने से पहले फ्रेंड्स, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर होता है फ्रेंड्स, उसकी जो आगे वाली ये वाला जो पोर्शन आप दिख रहे हो, अब ये डॉट को भूल जाना अभी, तो ये जो पोर्शन दिख रहे हो फ्रेंड्स वो होता है हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है। और उसके बैकवर्ड साइड के अंदर हम यहाँ पे, जैसे अब यहाँ से मैंने लाइन से कुछ लाइन से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स सिल्वरिंग करना। सिल्वरिंग करना मतलब देखिए जो प्लेन ग्लास होता है फ्रेंड्स, उसके बैक साइड के अंदर जो हम जिसको हम पॉलिश नहीं करते हैं, उसके बैक साइड के ऊपर फ्रेंड्स हम सिल्वर का या फिर एल्यूमिनियम जैसी मेटल का हम एक कोटिंग लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि सिल्वर जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रोवाइड करता है हमें। ओके, सो आइदर हम यहाँ पे जो सिल्वर मेटल होता है उसका उसका कोटिंग करेंगे, या फिर जो अभी तो हम एल्यूमिनियम का भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे कोटिंग करने के लिए बैक साइड के अंदर मिरर के। जो आगे वाला साइड होगा वो क्या होगा, एक हाईली पॉलिश सरफेस होगा, और जो बैक साइड उसका होगा वो क्या होगा, एक ओपेक मीडियम क्रिएट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो बेसिकली सिल्वर मेटल का या फिर एल्यूमिनियम मेटल जो होता है उसका हम यूज करते हैं, उसका हम कोटिंग लगाते हैं। अब वो जो मेटल होता है ऑब्वियसली वो निकल सकता है, ठीक है, तो वो ना निकले उसके लिए हम उसके बैक साइड के अंदर, मतलब जो सिल्वरिंग किया हुआ है उसके बैक साइड के ऊपर भी हम क्या करते हैं, कलर का कोटिंग करते हैं। मतलब रेड कलर या फिर ब्लू कलर का वहाँ पे कोटिंग, बेसिकली आपने देखा होगा कि रेड कलर का वहाँ पे कोटिंग होता है। ओके, तो ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की है फ्रेंड्स वो क्या है, बेसिकली हमने वहाँ पे पीछे से कुछ सिल्वरिंग किया हुआ है, मतलब सिल्वर मेटल का एक कोटिंग लगाया हुआ है, और उसके ऊपर वो सिल्वर मेटल जो है वो निकल ना जाए उसके लिए हमने उसके ऊपर कलर का कोटिंग लगाया हुआ है। क्लियर। तो एक और इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि जो हमारे पास यहाँ पे जो मिरर है, ठीक है, वो भी एक छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ होगा, ठीक है। तो जब लाइट रेस इसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं, अभी मान लीजिए कि ये जो जितने सारे पॉइंट्स है वहां से हमने बहुत सारे नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स होंगे, लेकिन हमने कुछ पॉइंट्स को समझने के लिए लिया है। तो जो इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स यहाँ पे है वो ये है कि जब लाइट रे जो है वो जो नॉर्मल है उसके ऊपर ही अगर इंसिडेंट हो रही है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारी लाइट रेज है वो नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट हो रही है, तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएगी। क्वेश्चन हमें ये हो सकता है ना कि अगर लाइट रे जो अगेन देखिए जो हमारे नॉर्मल्स हैं उनके ऊपर ही लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएगी, किस तरीके से जाएगी। तो सिंपल फ्रेंड्स हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है उसको बहुत ध्यान से समझना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, हमें बताया गया था दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आर। अब जो हमारा नॉर्मल है उसके ऊपर ही जब अगर लाइट रे इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, जब हमारा जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। फ्रेंड्स एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस। अगर हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस है, इसके ऊपर एक लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो अब जब हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो एंगल बनता है फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जो नॉर्मल है अगर उसके ऊपर ही लाइट रे इंसिडेंट हुए, ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी देखते हैं।
अगर लाइट रेज जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल है फ्रेंड्स हमारा एंड हमारा जो सॉरी इंसिडेंट रेज हैं, ठीक है, उनके बीच का एंगल अब यहां पे कितना बनेगा, ऑब्वियसली फ्रेंड्स वो एंगल बनेगा 0 डिग्री। मतलब हम ये बोलते हैं कि जब लाइट रेज सरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होते हैं, नॉर्मली इंसिडेंट होना मतलब नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट होना, मतलब लाइट रेज सरफेस के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर ही अगर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो उस केस में हमारे नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज जो होते हैं फ्रेंड्स उनके बीच में का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री बनेगा। मतलब हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बताता है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ओके, तो मतलब अगर एंगल आई 0 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा, 0 डिग्री ही होगा। मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है फ्रेंड्स उनका भी रिफ्लेक्टेड एंगल्स होंगे फ्रेंड्स वो क्या बनेंगे, 0 डिग्री ही बनेंगे। और उसी की वजह से जो हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो कुछ इस तरीके से उसी डायरेक्शन में वापस चले जाएंगे जिस डायरेक्शन में से वो आए थे। क्लियर, फिर से देख लीजिए, जिस डायरेक्शन में हमारे लाइट रेज आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारे लाइट रेज वापस चले जाएंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, 0 डिग्री ही होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमने जो हमारा सरफेस है वो अगर हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से है, तो अगेन जो सरफेस हमारे पास है वो भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से बना हुआ होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ से सब पॉइंट के ऊपर से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 90 डिग्री के ऊपर बन जाएंगे। अब हमारा जो लाइट रेज है फ्रेंड्स वो अगेन 90 डिग्री के ऊपर ही इंसिडेंट हो रहे हैं। हमारा जो सरफेस है उसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर ही इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं। तो अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, और उसी की वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा। और उसी की वजह से हमारा लाइट रेज जो है वो उसी डायरेक्शन में वापस चले जाएंगे जिस डायरेक्शन में से वो आए थे। डन। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, हमने यहाँ पे दिया है MM डैश। क्लियर। अब इसके सामने हमने यहाँ पे रखा हुआ फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्ट AB। मिरर के सामने हमने रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट AB, ये उसका हेड है, ये उसका टेल है। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका जो हेड पॉइंट A है, पहले हम उसका इमेज फॉर्म करने की ट्राई करेंगे कि मिरर के सामने उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद हम जो यहाँ पे पॉइंट B है, मतलब उसका टेल है, उसका इमेज फॉर्म करने की ट्राई करेंगे कि बेसिकली उसका इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कैसे होता है। और जिस तरीके से पॉइंट A और B का होगा उसी तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज हमें मिल जाएगा। ओके, सो समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जब भी हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है तो हमें ये समझना है कि किसी भी पॉइंट से हमें मिनिमम 2 लाइट रेज को निकालना पड़ेगा। मिनिमम, उससे ज़्यादा अगर लाइट रेज निकल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम 2 लाइट रेज तो ऑलवेज चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, वहाँ से एक लाइट रे जो है वो मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। अब जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि जो हमारा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, मतलब जो हमारा मिरर है उसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा, और उसी की वजह से हमारा लाइट रे जो है वो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। क्लियर। अब वहां से हम एक सेकंड लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं इस मिरर के ऊपर। तो अब यहाँ पे हमारा लाइट रे जो है वो किसी एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फ्लैट सरफेस है तो वहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे वहां से एक नॉर्मल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा फ्रेंड्स उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर होगा, और हमारा लाइट रे जो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि जो हमारे दोनों रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है दोनों, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि दोनों जो है वो डाइवर्जेंट लाइट रेज है, मतलब दोनों आगे चलते हुए एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। देखिए ये जो लाइट है वो कुछ ऐसे आगे बढ़ रहा है और ये जो है वो कुछ ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि दोनों तो जो लाइट रेज है वो एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। तो इमेज फॉर्म करने के लिए ये जो लाइट रेज हैं वो कहीं मीट तो करेंगे नहीं आगे चलते हुए। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं या फिर हम ये इमेजिन करते हैं कि ये जो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड करते हैं, मतलब उसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है,
और ये जो हमारा सेकेंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसको भी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर दोनों लाइट रेज को हम, जो हमारे दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, उनको जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो जब लाइट रेज को जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करने के बाद अगर वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं तो उस टाइप की जो इमेज फॉर्म होती है फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अगर आप यहाँ पे सामने खड़े हो पॉइंट ए पे तो आपको ये लगेगा कि जो लाइट रेज हैं वो ए डैश में से निकल के आ रही हैं, आपको ये लगेगा, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से हम उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे पीछे जा ही नहीं रहे हैं, इस पॉइंट से लाइट रेज आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि लाइट रेज जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन से आ रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें पॉइंट ए का इमेज ए डैश वहां पे मिल जाएगा। क्लियर? मतलब अगर डाइवर्जेंट लाइट रेज आगे बढ़ रहे हैं और अगर हमें उससे, मतलब बात को इस तरीके से समझिए कि अगर हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो डाइवर्जेंट लाइट रे हैं, मतलब वो आगे चलते हुए कहीं मीट तो करने वाले नहीं है, तो फिर अगर हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं और अगर वो कहीं मीट हो रहे हैं तो वहां से जो हमें इमेज मिलेगा वो क्या होगा? वर्चुअल इमेज। अब अगेन पॉइंट बी की बात करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए पॉइंट बी से हम एक और लाइट रे इंसिडेंट करवा रहे हैं, ओके। अगेन ये 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0, और हमारा लाइट रे जो है वो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। एक और लाइट रे फ्रेंड्स हम इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां से हम ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो वहां से हमें मिल जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और हमारा लाइट रे जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। अगेन आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाला लाइट रे है एंड ये जो लाइट रे है, दोनों लाइट रेज जो है वो डाइवर्जेंट लाइट रेज है, मतलब वो आगे चलते हुए किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो आगे चलते हुए किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे? उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। तो जो ये हमारा पॉइंट बी से निकलने वाला जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है उसको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, और अगर जो सेकंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं उनको जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पे दोनों जो लाइट रेज हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पॉइंट बी का वर्चुअल इमेज बी डैश वहाँ पे मिल जाएगा। तो जिस तरीके से फ्रेंड्स हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी का इमेज फाइंड किया, उसी तरीके से पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका भी इमेज हमें उसी तरीके से उसके सामने मिलता है। क्लियर? तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ओके। तो जो प्लेन मिरर होते हैं फ्रेंड्स उससे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज होता है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, मतलब जो प्लेन मिरर होता है फ्रेंड्स उससे जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरीके की होती है, पहले वो समझते हैं। सो इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज फर्स्ट ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, मतलब मान लीजिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं h, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हम बोलते हैं h। तो जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतना ही हमारा इमेज का हाइट होगा, मतलब ये जो हाइट होगा फ्रेंड्स जिसको हम h डैश बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज। तो हमें जो फर्स्ट बात पता चल रही है वो ये चल रही है दैट h इज ऑलवेज इक्वल टू h डैश, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट h इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट and h dash is equal to height of image, ओके। तो फर्स्ट बात हमें पता चल रही है दैट हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल बात है फ्रेंड्स, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपका हाइट बढ़ गया है, जो आपकी इमेज उसका हाइट बढ़ गया है, उसका हाइट कम हो गया, ऐसा लगता है? नहीं लगता है ना। जितना आपका हाइट होता है उतना ही हाइट आपकी इमेज का होता है, ठीक है। सेकंड इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, मतलब मान लीजिए फ्रेंड्स जो मिरर है उससे हमारे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है u। u को हम बोलते हैं फ्रेंड्स इमेज डिस्टेंस, इसको याद रखना। u इज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब थोड़ा क्लियर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको हम u से डिनोट करते हैं। और मिरर से जो हमारा इमेज है उसका जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स उसको हम v से डिनोट करते हैं। मतलब v का मतलब क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। मतलब हमें सेकेंड बात ये पता चल रही है दैट एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। मतलब जो हमारा u होगा एंड v होगा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट जितना दूर है हमारा इमेज उतनी ही दूर फॉर्मेशन उसका होगा। अगेन आप अपने आप को जब मिरर में देखोगे तो जितना आप आगे बढ़ोगे उतना ही आपका इमेज आपके क्लोज आएगा, और जितना आप पीछे जाओगे आपका इमेज उतना ही पीछे जाएगा। ठीक है, तो जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े हो आपका इमेज मिरर में पीछे उतने ही डिस्टेंस के ऊपर आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ओके, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। थर्ड इज इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड। ये लीजिए, इरेक्ट मतलब सीधा मिलेगा। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि जो वर्चुअल इमेज होगी वो क्या होगी, इरेक्ट होगी। लेकिन लेटरली इन्वर्टेड मतलब, अब आप ये एक्सपीरियंस करना फ्रेंड्स, इसको ऑब्जर्व करना घर पे, कि जब आप अपना लेफ्ट हैंड है वो अगर आप मिरर के सामने खड़ा करोगे तो आपका जो इमेज होगा उसका राइट हैंड जो ऊपर होगा, और सिमिलरली अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो इमेज का लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। क्लियर? तो जो प्लेन मिरर होता है फ्रेंड्स उससे जो इमेज का फॉर्म होगा वो क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। ओके, मतलब ऑपोजिट होगा। अगर आपका राइट हैंड ऊपर है तो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज एंड वर्चुअल। ये तो हमें पता चल गया है, ठीक है, कि वो वर्चुअल ही होगा। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमने वर्चुअल इमेज की बात जो बीच में छोड़ दी थी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कॉट ऑन अ स्क्रीन सिंस इट इज फॉर्म बाय मीटिंग ऑफ इमेजिनरी रेज। हम वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे? देखिए, स्क्रीन के ऊपर इमेज को ऑब्टेन करने के लिए लाइट रेस तो जाना चाहिए ना। अब वर्चुअल इमेज जो है वो एक इमेजिनरी लाइट रे से बन रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अगर मिरर में आप खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइट रेस जो है वो मिरर में से निकल के आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो जो वर्चुअल इमेज होती है फ्रेंड्स उसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट इज अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, रियल इमेज तो वो इन्वर्टेड होगी, अगर वर्चुअल है तो वो ऑलवेज इरेक्ट होगी। नेक्स्ट, अ वर्चुअल इमेज इमेज फॉर्म्ड बाय डाइवर्जन रिफ्लेक्टेड बीम। हमने देखा था, ठीक है, जो प्लेन मिरर था फ्रेंड्स उसके केस में हमने देखा कि जो लाइट रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो क्या थी, डाइवर्जेंट लाइट रेज थी। ठीक है, मतलब आगे चलते हुए वो एक दूसरे के दूर जा रही थी। तो ही हम फ्रेंड्स उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर पाएंगे और तो ही हम उसका इमेज फॉर्म कर पाएंगे। तो अगर वर्चुअल इमेज है तो वो ऑलवेज डाइवर्जेंट रिफ्लेक्टेड लाइट रे से ही बनी होगी। नेक्स्ट इज inner ray diagrams for virtual images, the rays are generally represented by dotted lines. ओके, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि जो हमने रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया था तो वो डॉटेड लाइन से हमने ड्रॉ किया था। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज में। ओके, नाउ फ्रेंड्स चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, what is the angle of reflection? Okay, so ये निकाल दीजिए। An incident ray makes an angle of 40 degree with the surface of plane mirror. What is the angle of reflection? Okay, so मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, हमने उसको रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली। अब उसके ऊपर फ्रेंड्स एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। तो मान लीजिए कि एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, ये होगा हमारा इंसिडेंट लाइट रे। अब उसने बताया है दैट एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। मतलब फ्रेंड्स ये जो एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, हमने अभी डिस्कस किया, इस एंगल को हम बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो हमारा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है वो वहां से रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो मान लीजिए ये है हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो हमें ये पूछा गया है दैट व्हाट इज द एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है मुझे वहां से एक 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो होगा मेरा नॉर्मल। ओके, अब फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो एंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, और ये जो एंगल है वो 40 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ये कितना बनेगा, बहुत सिंपल बात है, यहां से यहां का पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इतना 40 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा, ऑब्वियसली होगा 50 डिग्री। ओके, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो कितना है, 50 डिग्री है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 50 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज always equal to r, and therefore we can say that our angle of reflection r is also 50 degree. ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हीर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने एक लड़की खड़ी है। हीर द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हर इमेज इज 3 मीटर। इफ शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन हीर एंड हर इमेज विल बी। इसको ध्यान से समझिए, हम इसे समझते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ओके, इस पे सिल्वरिंग किया हुआ है, समझना है। अब हीर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हर इमेज इज 3 मीटर। ओके, तो ये मिरर और यहाँ पे मान लीजिए कि ये बन रहा है हीर का इमेज। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना बोला गया है, 3 मीटर। इसको हम क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, उसने ये बताया ना, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हर इमेज, तो ये होगा इमेज डिस्टेंस, कितना है, 3 मीटर। अब मुझे पहले ये बताया फ्रेंड्स कि अगर v का वैल्यू 3 मीटर है तो u का वैल्यू कितना होगा, मतलब हीर जो है वो मिरर से कितने दूर खड़ी होंगी, ऑब्वियसली वो भी कितने दूर खड़ी होगी, 3 मीटर पे ही खड़ी होगी। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हीर खड़ी है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 3 मीटर ही होगा। इनका हाइट से हमें अभी आपको अज्यूम करना है। ओके, नेक्स्ट, इफ शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब वो एक स्टेप आगे चली, जब एक स्टेप आगे चली तो अब मान लीजिए कि वो यहाँ पे खड़ी है, 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। ओके, ये डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। एंड ये पहले हमारा पहला वाला u था, अब जब वो 1 मीटर आगे बढ़ गई तो अब ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं u डैश, तो वो कितना बन जाएगा, 2 मीटर। क्लियर हो रही है इतनी बात। ओके, पहले वो 3 मीटर पे खड़ी थी, अब 1 मीटर आगे चले गई, तो अब मिरर से उसका डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर होगा, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना होगा, 2 मीटर होगा। तो अगर वो मिरर के टुवर्ड्स 1 मीटर आगे बढ़ी है तो उसकी इमेज भी 1 मीटर आगे ही आएगी। ओके, सो यहाँ पे मान लीजिए कि उसका सेकेंड इमेज है, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे v डैश, दैट इज अगेन इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर, अगर वो 1 मीटर आगे बढ़ रही है तो उसका इमेज भी 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर ही आएगा। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, देन द डिस्टेंस बिटवीन हीर एंड हर इमेज विल बी, मतलब हीर कहाँ पे खड़ी हुई है फ्रेंड्स, हीर जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है और इसकी इमेज कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। सो ऑब्वियसली ये कितना है, 2 मीटर, और ये वाला कितना है, अगेन 2 मीटर, तो कितना आंसर आएगा, 2 + 2 दैट इज 4 मीटर। क्लियर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, हम इससे भी आगे थोड़े टफ लेवल के, NTSC के लेवल के भी हम क्वेश्चंस आगे करेंगे, जब हम उसका अलग से सेपरेट लेक्चर ही बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको इस लेक्चर में समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, इस लेक्चर्स को आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स हम प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है अद्वैत अचीवर्स, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा जो वेबसाइट है advaitachievers.com, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय भारत।